हेलो फ्रेंड्स, सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर को मैं एनालाइज करवा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा है और जो उनका पेपर अच्छा गया है वो इस एनालिसिस को अभी ना देखें, बाद में जब एग्जाम खत्म हो जाए तब वो ये एनालिसिस देखें। जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और वो ऑप्ट आउट का सोच रहे हैं, तो शायद ये एनालिसिस आपके लिए एक वरदान प्रूफ हो और शायद आप अपने डिसीजन को फिर से रिकंसिडर करें। जिन स्टूडेंट्स का पेपर जनवरी 2021 एंड ऑनवर्ड्स है वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन पेपर अब हमारे सामने है, कुछ क्वेश्चंस कोरोना वायरस कोविड सिचुएशन से आया है, जैसा कि हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस जो पार्ट थे वो बहुत ज़्यादा आसान थे। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूरा आप सोच रहे हैं कि मुझे 40 आउट ऑफ 40 में सिक्योर कर सक रहा हूं, तो प्लीज आप ऑप्ट आउट का सोचिए ही मत। एमसीक्यू के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान थे, ठीक है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो थे उसमें आपको अपने लैंग्वेज में बहुत सारी बातें लिखनी थी। तो अगर आपने उसको भी लिखा है, आपने 100% पेपर अटेम्प्ट किया है, तो आई एम डैम श्योर कि आप 75 मार्क्स इजीली सिक्योर कर जाएंगे, प्रोवाइडेड आपके एमसीक्यू सारे सही हैं। सो आप बिल्कुल भी अपने डिसीजन में ऑप्ट आउट मत लाइए, बिकॉज क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में ये भी हासिल ना हो। हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हम यही सोच के चल रहे हैं कि ये जो पेपर आपका हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है। सो पेपर हम एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड जरूर हूं, क्योंकि लेटेस्ट जो चैप्टर्स एड ऑन हुए थे लीजिंग एंड फैक्टरिंग के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो कि थोड़ा मुझे डिसअपॉइंट किया। सो डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम में हम ये मान के चल सकते कि उसके ऊपर जरूर जरूर क्वेश्चन आएगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एनालिसिस। फर्स्ट केस स्टडी हमारा था, और आउट ऑफ 5 केस स्टडीज एक केस स्टडी हमें छोड़ना था, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से बेनिफिशियल होगा। जो भी केस स्टडीज आपको लगता है कि ये केस स्टडी में टू द पॉइंट आंसर लिखना है, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो कि आपने क्लास में कवर नहीं किया है, तो उसको आप डेफिनेटली छोड़ दीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल हैं वो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कीजिए। प्रैक्टिकल अगर आपने क्लास में किया है तो फिर आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। यही रूल सब हम क्लास में बताते हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कोविड सिचुएशन के ऊपर है, और यहां पर आप देख सकते हैं द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। सो यहां पर आपको रिकॉर्ड डेट, ये राइट शेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो जहां से अगर आपको पता चल गया कि राइट शेयर के ऊपर क्वेश्चन है, तो अब राइट शेयर का जहां भी आपने रेगुलेशन में पढ़ा था फटाफट उसे ओपन कर लें। मैक्सिमम चीजें आपको वहीं से मिलेगी, ठीक है। और यहाँ सारा डाटा दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और एमसीक्यू, एमसीक्यू आपके आ गए यहाँ पर, और एमसीक्यू डेफिनेटली आपने अटेम्प्ट किया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको एमसीक्यू में तो आप पूछिएगा, मैं उसका आपको 100% आंसर दे दूंगा। बट अभी पूरा पेपर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जस्ट मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ यहाँ पर कि राइट शेयर के ऊपर क्वेश्चन था, और राइट शेयर्स हमारे रेगुलेशन में डायरेक्टली है। 1.6 दो नंबर का सवाल है, और कुछ सर्कुलर की बात कर रहा है सेबी द्वारा जो इशू की गई थी। तो ये मैं जो पार्ट है मैं मान के चलता हूँ कि स्टूडेंट से नहीं हुआ होगा अगर वो सर्कुलर लेकर नहीं गए होंगे। तो चलिए 1.7 डेफिनेटली अगेन ये बहुत सिंपल पॉइंट है, जो कि आपको रेगुलेशन से मिल जाएगा कि किसको राइट शेयर्स एंटाइटलमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। 1.8 अगेन एक थ्योरेटिकल पॉइंट है, जहां पर आपको ये बोलना है एक्सप्लेन विथ 3 रीजंस, 3 रीजंस बताने व्हाई राइट शेयर्स इज वन ऑफ द प्रेफर्ड मोड ऑफ रेजिंग फंड। क्यों राइट शेयर से हमें पैसा उठाना चाहिए, राइट शेयर से हमें पैसा क्यों उठाना चाहिए। राइट शेयर्स किसे मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। तो हम लोगों का जो कंट्रोलिंग अफेयर्स है वो इंटैक्ट रहता है, हमें आउटसाइड लोगों को नहीं इन्वॉल्व करना होता है, उनको नहीं शेयर होल्डर बनाना होता है। हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बने रहते हैं, तो हमारा कंट्रोलिंग अफेयर इंटैक्ट रहता है। इस तरह से आपको 3 रीजंस देने हैं क्यों राइट शेयर्स से हमें पैसा उठाना चाहिए। तो ये एक जनरल
थ्योरेटिकल सवाल है जो हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और वो अपने नरेशन में सवाल का आंसर देंगे और डेफिनेटली यहाँ पे 4 नंबर उनको यहाँ पर अच्छा टारगेट ले सकते हैं, 3 नंबर 2 नंबर जैसा भी उन्होंने लिखा होगा। यू फादर ओन्स, यू नहीं होगा योर होगा। डेफिनेटली मैं ये भी चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट एक बार जरूर रीडिंग करे अपने क्वेश्चन पेपर को। वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट तो कर देते लेकिन एक रीडिंग तो जरूर बनता है, इस तरह की गलतियां अच्छी नहीं लगती आईसीआई जैसे इंस्टीट्यूट द्वारा। यू फादर ओन्स, तो ये होगा योर फादर ओन्स 1000 shares of ABC Limited and has approached you to take your opinion on whether he should subscribe to the right issue। आपके पेरेंट्स ने कहा, पापा ने कहा कि क्या मुझे राइट शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इवेलुएट वेदर इट इज बेनिफिशियल। अब आपको राइट शेयर्स, अगेन ये थ्योरेटिकल सवाल है, आपको राइट शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ईपीएस, मार्केट प्राइस ऑफ राइट शेयर्स एंड एनालिस्ट व्यू ऑन द प्राइस। सो इसके ऊपर अगर आपका केस स्टडी पहले पढ़ना होगा, उसमें अगर कुछ पॉइंट है तो उसको लिखना होगा। तो ये केस स्टडी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं मान रहा हूँ, लेकिन इसको मैं एवरेज लेकर चल सकता हूँ। अगर आपके एमसीक्यू पूरे सही हैं तो ये केस स्टडी आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। अब हम नेक्स्ट में आ रहे हैं। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 में अगेन यहाँ पर रिलायबल फुटवेयर लिमिटेड की कुछ डाटा दिए हुए हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, द ऑपरेटिंग साइकिल और MCLR। इस तरह का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमारे स्टडी में दूर दूर तक कहीं नहीं था, ठीक है। सो ये एक केस स्टडी, एक नया है, प्रैक्टिकल केस स्टडी है। सो इस केस स्टडी में डेफिनेटली कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, कोई बात नहीं। हम ये नहीं मान के चल सकते कि 6 के 6 केस स्टडीज आपके क्लास में कवर्ड हो या आपके बुक में कवर्ड हो। सो लेटर ऑफ क्रेडिट का यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिवेलिंग फॉरवर्ड प्रीमियम, ठीक है, दिया हुआ है। लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर हमारे फॉरेक्स में भी एक क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान होगा तो, और ये सारा चीज आपको डाटा दिया हुआ है, फाइन। सो यहां पर हम आगे देखते हैं, एमसीक्यू बोला हुआ है। एमसीक्यू मेरा मानना है काफी सिंपल है, अगर आपको लगता है कि इसके सारे एमसीक्यू मेरे से हो जा रहे हैं तो आपको फिर ये ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक एमसीक्यू एक बार रीड करवाना चाह रहा हूँ। लेट से हम एक एमसीक्यू रीड करते हैं। फैक्टरिंग इज मेनली रेलेवेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, फैक्टरिंग किस लिए होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए होता है, तो बी होगा इसका आंसर। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, मैं हर एमसीक्यू को भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं जस्ट एक सिंपल सा बताया कि भाई फैक्टरिंग इज रेलेवेंट, तो डायरेक्टली मुझे इसका आंसर बिना किसी बुक्स को देखे रेफर किए मेरे को पता चल गया, इसका आंसर है बी, अकाउंट रिसीवेबल्स। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, तो आप देख लीजिएगा, फाइन। मैं पूरा एमसीक्यू यहाँ पे रीड नहीं करवा रहा हूँ। तो अब आते हैं हम 2.6 में। Based on the information given, evaluate working capital finance in INR and buyers credit in USD. Suggest to the CFO which option is better and why। आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बतानी है। तो आईपीसीसी इंटर लेवल पर हमने वर्किंग कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था, तो लेकिन डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है और आपको लगता है आप 100% श्योर नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको छोड़ के आ सकते हैं। What would be the impact of debt equity ratio if the buyers क्रेडिट ऑप्शन इज सेलेक्टेड बाय रिलायबल। तो डेट इक्विटी रेशियो का इंपैक्ट बताना है, अगर डेट ज्यादा होगा तो क्या फायदा है क्या नुकसान है, कम होगा तो क्या फायदा क्या नुकसान है। सीएफओ आर आस्क्ड यू टू इलस्ट्रेट द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाय वे ऑफ ए डायग्राम। हमने क्लास में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का डायग्राम किया था, डायरेक्टली उसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑल्सो एक्सप्लेन 3 पार्टीज, उसमें 3 पार्टीज भी इंडिकेट थी, एंड 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स दैट आर इन्वॉल्व इन अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो ये सारा आपको थ्योरी बुक से मिल जाएगा जो आपको दिया गया था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का। ये सिंपल क्वेश्चन में मान के चल सकता हूं। तो 6 नंबर है इसमें, इलस्ट्रेट अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ रेट क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट बाय वे ऑफ ए डायग्राम। तो रेट क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट का आपको एक डायग्राम बनाना है। डेफिनेटली ये एक नया पॉइंट है, तो ये 2 नंबर का ही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो चीज आपको एक्स्ट्रा कवरेज के रूप में दिया रहा है उसमें मार्क्स सिर्फ 2 या 4 नंबर है, लेकिन आप पूरा देखिए कि अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं, मेरा एमसीक्यू पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एमसीक्यू पूरा हो रहा है तो आपको ये फिर अटेम्प्ट करना चाहिए, तो और कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू का सारा खेल है, ठीक है, फाइन सर। चलिए अब देखते हैं केस स्टडी नंबर 3, ठीक है। एमसीक्यू का मैं आप बोलेंगे तो मैं पूरा सॉल्व करके आपको दे दूंगा आंसर, बिकॉज अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, अभी तुरंत मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया है। कुछ बच्चों ने मुझसे सजेशन मांगा, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। जीनियस इज एन एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ऑन ए मिशन टू डेमोक्रेटाइज
द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। चलो ठीक है, कुछ एजुकेशन के ऊपर था। अगेन यहाँ कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में बता रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जरा देखते हैं यहाँ पर, आगे देखते हैं यहाँ क्या बोला हुआ है, किसके ऊपर आधारित है क्वेश्चन। बहुत सारा एंजल इन्वेस्टर्स, मतलब ये वेंचर कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है। तो ठीक है, प्लीज फाइंड आउट, एमसीक्यू दिया गया है यहाँ पर। फाइंड व्हाट इज द हडल रेट। हडल रेट के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। फाइन सर, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये भी बहुत ही सिंपल एमसीक्यू में देख के लग रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा सिंपल एमसीक्यू लग रहा है, ठीक है। फाइन सर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखें व्हाट इज हडल रेट, तो मैक्सिमम रेट विच अ पी इन्वेस्ट शुड अचीव, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम रेट विच पी शुड अचीव फॉर एलपीज बिफोर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सो द आंसर शुड बी सी, द आंसर शुड बी सी। देन फिर हम पूरा केस स्टडी भी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे उसमें क्या आंसर निकल रहा है ऑन द स्पॉट ऑफ। मैं एकदम फाइनल कोई बुक्स रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनली एक बार देखकर बता दे रहा हूँ कि सी इसका आंसर होगा, बाकी हमें केस स्टडीज वगैरह देखना होगा। चलिए सर, तो इस तरह से केस स्टडीज में एमसीक्यूज तो बहुत सिंपल रहे। अब देखिए इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है आपको स्टार्टअप फाइनेंस या वेंचर कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन है, और आपको बहुत सारी इसमें बातें लिखनी है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मार्केट साइजिंग, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, वैल्यूएशन एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग की रिस्क बताना है। तो फ्रेंड्स, ये सब के ऊपर आप ये मत सोचिए कि आपको पूरा बुक से डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको अपना नरेशन में लिखना होगा। और सबके साथ ऐसा ही है, आप अकेले नहीं है, आप अदर इलेक्टिव पेपर में भी सेम ऐसा ही होता है। तो आपको लिखना है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। रिस्क के बारे में बहुत सारे केस स्टडीज हैं, उससे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा अपना भी रिस्क लिख सकते हैं। कोविड का एक रिस्क के बारे में हमने किया था, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप इस केस स्टडी को भी मैं सिंपल मानूंगा। हाँ, 100% सिक्योर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आंसर एग्जैक्ट यही होगा कि नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यू। और सबके साथ ये एक आंसर कभी नहीं हो सकता है केस स्टडीज का, अल्टरनेटिव आंसर्स होते हैं, ठीक है सर। अब केस स्टडी नंबर 4 आते हैं, छोटा सा केस स्टडी आप देखेंगे। केस स्टडी नंबर 4 इज द स्मॉलेस्ट केस स्टडी। तो ये एक म्यूचुअल फंड के ऊपर है। अगेन यहाँ पर भी बहुत सारे केस स्टडीज हैं, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है सर। तो शार्पेज रेशियो, यहाँ पर देखिए शार्पेज रेशियो, ट्रेंडर रेशियो बहुत बार हमने किया हुआ है एमसीक्यूज। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे बच्चों का एमसीक्यू पूरा 40% सही हुआ होगा। बाकी अगर आपने 100% पेपर अटेम्प्ट किया है तो आप तो अच्छा, बहुत अच्छे लेवल पर आप अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे, ठीक है। चलिए, सो आगे देखते हैं। यहाँ पर गेन लॉस पूछा, ये हो जाएगा। एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। इट वाज द मोस्ट सिंपलेस्ट एमसीक्यू। बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड डायरेक्ट आपके बुक में आप कॉपी पेस्ट करना है। एडवांटेज लिखा है, बेनिफिट, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ एसआईपी, एसआईपी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, इसकी बेनिफिट्स क्या होती है ये भी आपको लिखना है। 4 नंबर बहुत है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आपको कुछ ओपन एंड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है क्या सही है और क्या गलत है। तो सेम डाटा आप देखेंगे, आपको एक कोई केस स्टडी में आपको सेम डाटा ये मिलेगा, आप ढूंढिएगा केस स्टडी में सेम डाटा आपको मिलेगा, आपको बस वहां से कॉपी पेस्ट करना है और देखना है यहाँ पर क्या गलत है, इस पूरे डायग्राम में गलत क्या है ये आपको ढूंढना है। अभी मेरे को केस स्टडी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपको वहीं से ये क्वेश्चन आया है, आपको यहाँ पे गलत देखना है और उसको रिकमेंड करना है कि ये गलत है। 4.8 में आपको डाटा दिया हुआ है 2 फंड का, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियोज दिया हुआ है, ठीक है, फंड इंसेप्शंस दिया हुआ है, बहुत सारा डाटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंस रेशियो वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। फाइन सर, इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया था प्रैक्टिकल, जो लेटेस्ट एमटीपी में आया था, ठीक है। आपको ध्यान, अगर आपने कैरी किया होगा तो इसके ऊपर भी आपको मैंने लेटेस्ट बताया था क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देखते हैं फंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क, फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही, फंड हिस्ट्री, फंड एक्सपेंस रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो ये सब चीज सीएपीएम वगैरह जो भी लग रहा है, एवरेज मैच्योरिटी एंड ड्यूरेशन, देखो एसएफएम का पूछ लिया, ड्यूरेशन पूछ लिया, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ दिक्कतें आई होगी, लेकिन 100% मार्क्स तो नहीं मिल पाएगा अगर आप थोड़ा सा एसएफएम का आपका बेस थोड़ा नहीं है तो, बट फिर भी यहाँ पर आप अच्छा सिक्योर कर पाएंगे। ये एमसीक्यू आप डेफिनेटली, सारे बच्चों ने ये एमसीक्यू तो जरूर किया होगा, मेरा मानना है ये। केस स्टडी नंबर 5 में आते हैं, केस स्टडी नंबर 5 में आते हैं, ठीक है। और ये अगेन बहुत सारा डाटा दिया हुआ है यहाँ पर,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह दिया हुआ है, आगे देखते हैं। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म डेट का दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म डेट का दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर पूछा है, बहुत सारे यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, तो एक एमसीक्यू मुझे अभी एकदम एक एमसीक्यू नजर आया जो थोड़ा आसान लग रहा है, बाकी बुक से देखकर एमसीक्यू तो आ ही जाएगा। एक बार ये देख लेते हैं 5.2, इन विच ऑफ द टेक्निक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसीडर्ड। मैंने पहली बार ही मैं देख रहा हूँ, ये मैं पूरा एमसीक्यू नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे बस देख के लगा कि चलो ये एमसीक्यू तो आसान है। कौन से टेक्निक में टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं किया जा सकता, तो बताइए। यहाँ पर अगेन थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गई इसके ऑप्शन में। अभी भी मैंने ऑप्शन देखा, मुझे ऑप्शन ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पेबैक पीरियड में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं किया जा सकता, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं किया जाता है। ऐसा वो क्यों करते हैं बताइए। तो यहाँ पर आप ए भी आंसर देंगे तब भी वो सही है, और डी भी आंसर देंगे तब भी वो सही है, लेकिन वो करना नहीं चाहिए। एक ही तो एमसीक्यू मतलब एक ही तो आंसर होना चाहिए। आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो 5.3 भी मुझे नजर आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिड ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस। तो सेंट्रल ऑफिस वर्ड कहीं नहीं है, तो डी विल बी द आंसर, सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस विल बी द आंसर। तो इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आप आसानी से कर लेंगे। मैं पूरा रीड नहीं करा रहा हूं, नहीं तो लेंथ ऑफ द वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अगर आपके सारे एमसीक्यू सही हैं तो गो फॉर इट, आप बहुत अच्छा सिक्योर कर रहे हैं इस पेपर में। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आपके टोटल 5 एमसीक्यूज हो गए, और एक एमसीक्यू आपको छोड़ना था। आप कौन सा छोड़ेंगे, मुझे वही लग रहा है कि आप छोड़ेंगे। इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एक बार हमें देखना है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या था 5.5 में। मैं एक बार फिर से देखता हूं यहाँ पर। तो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। कैलकुलेट द बेस एनपीवी, लगता है ये बेस केस एनपीवी और एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एसएफए में भी ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आया, लेकिन मैंने एफएससीएम में आपको एडजस्टेड एनपीवी पढ़ाया है। ठीक है, तो 5.6 एंड 5.9, 5.9 पहले देखेंगे। एडजस्टेड एनपीवी, एडजस्टेड एनपीवी और एडजस्टेड बेस एनपीवी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो आप 5.6 भी ट्राई करेंगे, 5.9 भी ट्राई करेंगे, एंड 5.7 भी ट्राई करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, एंड रिकमेंड वेदर टू गो अहेड विद द सजेस्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या हमें कैपिटल स्ट्रक्चर जो है सजेस्टेड है उससे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। डिसीजन बेस्ड सवाल है, वो स्टडी से पढ़कर इसका आंसर आएगा। Suggest various sources of funds along with duration of such funding based on the above given information, which can be tapped by company for this project to optimize the overall cost of capital. Also explain relevant condition precedent for suggested funding sources and eligibility of the company for the same. तो यहाँ पर आपको वेरियस फंडिंग पूछा है कि कैसे कैसे कंपनी पैसा रेज कर सकता है, और उसकी कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह बारे में पूछा है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हमारे थ्योरी बुक में कवर्ड है, बट इसको एक बार मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सो ये केस स्टडी ठीक है, ये भी मतलब 100% आप 25 मार्क्स का पूरा केस स्टडी एक नहीं मिलेगा पूरा। एमसीक्यू अगर आपका पूरा सही है एंड देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, तो अगर आपने 100% मार्क्स किया है तो आप 70-75 इजीली सिक्योर करेंगे। मेरे ही स्टूडेंट सिक्योर करेंगे। आपको मैं रिजल्ट भी बताऊंगा, जब रिजल्ट आउट होगा तब आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आपने सही बताया है। अभी तो ऐसे ही लगता है हाँ ठीक हो गया। कि इलेक्टिव पेपर में आप ये बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे कि हाँ हमने बिल्कुल 100% बिल्कुल किया है, क्योंकि उसका आंसर बहुत सब्जेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा जो एनालिसिस मैंने बताया वो अच्छा लगा आपको। कोई भी अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी चीज़ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा मेल एड्रेस भी दिया हुआ है। MCQs was very easy for this entire scheme of thing। MCQ मुझे काफ़ी आसान लगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी इजी थे, बस उसको आपको नरेशन में लिखना था। आप कितना उसको अच्छा लिख पाएं वो तो आप ही जान पाएंगे, और आंसर शीट ही बता पाएगा। बाकी अगर आपने 100% अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके पेपर था, बट हाँ थोड़ा सा और बेटर हो सकता था अगर और नए नए टॉपिक्स को यहाँ पर लाया जाता, जो कि हमने बहुत मेहनत करी थी। हमने इतनी मेहनत की थी, तो ये पेपर उस मेहनत के बराबर नहीं है। हमने मेहनत बहुत ज़्यादा कर ली थी। इस पेपर में बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो बिना बुक्स खोले भी आपको आंसर लिखने बोला जाए तो आप लिख देंगे। मतलब जनरल नॉलेज का सवाल है, जैसे राइट शेयर्स की बात मैंने करी, फंडिंग कहाँ से रेस करा जाए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। म्यूचुअल फंड में कुछ एक दो कॉमन चीज़ें थी, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आई
नो, सबके पेरेंट्स, सब ने एसआईपी में पैसा लगाया होता होगा, हर महीने आपका कुछ ना कुछ एसआईपी में जा रहा होगा। तो उसका एक जनरल नॉलेज का सवाल है, जो कि इस तरह के सवाल आपको डेफिनेटली आना चाहिए एज अ फाइनेंस स्टूडेंट। और आप ये मत सोचिए कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। अगर आपने 100% अटेम्प्ट किया है तो आपका पेपर अच्छा गया है, वो मैं बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड आपके एमसीक्यू पूरे सही हैं। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और अगर आपका एग्जाम जनवरी 2021 और ऑनवर्ड्स है तो आप इलेक्टिव पेपर भी अच्छे से सीरियसली लीजिए, सारी क्लास करिए, क्योंकि क्लास तो आपको एक बार करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ओपन बुक एग्जाम है तो बुक्स जब है ही तो क्लास लेने की क्या ज़रूरत है। आपको क्लास लेने की एक बार जरूर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू है, उसके ऊपर भी हमने क्लास में क्वेश्चंस किया है एफएससीएम में। तो अगर आपने क्लास नहीं किया होगा तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपने बहुत सारे पुराने बैच के हैं अगर आप, और आपको अभी लेटेस्ट बैच लेना है तो लेटेस्ट बैच भी आउट हो गया, उसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ग्रुप में दे दिया है। आप प्लीज़ उसको देखिए, समझिए। आपको अच्छा करना है, आपको बेटर करना है लाइफ में, बस यही एक ऑब्जेक्टिव है, यही एक उम्मीद है। और इस इलेक्टिव पेपर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि 75 मार्क्स ऑन एन एवरेज, अगर बच्चा 100% अटेम्प्ट किया है, चाहे कैसा भी किया हो, और अगर एमसीक्यू आपके 100% सही हैं तो आपको 70-75 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इससे टफ पेपर तो एक और आया था पुराना, उसमें बच्चों का 85-87 मार्क्स सिक्योर किया था। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बेसिस पे एग्जाम को छोड़ना चाह रहे हैं कि यार मैं 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो देखिए 100% केस स्टडीज बेस्ड सवाल में तो हो ही नहीं पाएंगे। आप 75-80 तक भी आप पहुंच पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा, कोई भी बात है तो पूछिएगा। आपको मेरा मेल एड्रेस, आपको ग्रुप में भी मैंने ज्वाइन करवाया है, हर तरफ से मैं इजीली एक्सेसिबल हूं। बस आप रेज करें क्वेरी और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। रिस्क मैनेजमेंट जिन्होंने ऑप्ट किया उसके एनालिसिस में कुछ देर में उसको भी मैं पोस्ट करूंगा, ताकि रिस्क मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए और वो भी आगे के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।